पास्ट के इंसिडेंट्स ने साबित कर दिया था कि वैम्पायर्स लहसुन क्रॉस या लकड़ी से नहीं डरते थे। वे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पवित्र शुद्धिकरण वाले जल से डरते थे। ये पवित्र जल निश्चित रूप से किसी धर्म की पवित्र वस्तु नहीं थी, बल्कि लाइट एलिमेंट के साथ मिक्स्ड लिक्विड था। वैम्पायर डार्कनेस क्रिएचर थे। वे सूरज की रोशनी से नहीं डरते थे, बल्कि लाइट एलिमेंट मैजिक की चपेट में आने पर वे बहुत ही इफेक्ट होते थे। इसके अलावा उन्हें केवल पावरफुल मैजिक से ही मारा जा सकता था। बेसिकली ज़ॉम्बीज़ सहित किसी भी क्रिएचर के लिए टुकड़ों में ब्लास्ट होने के बाद जिंदा होना इम्पॉसिबल था। अगर लाइट एलिमेंट अवेलेबल नहीं था तो शारीरिक शक्ति ही एकमात्र रास्ता बचती थी। बुक्स में यह भी बताया गया था कि वैम्पायर्स को कैसे फंसाया जाता है। सभी इंटरमीडिएट मैजिक के बीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कन्फाइनिंग स्पेल शैडो एलिमेंट का जाइंट शैडो स्पाइक था। ये न केवल टारगेट के मूवमेंट को सील कर सकता था, बल्कि उनके दिमाग को भी फंसा सकता था। अनफॉर्चुनेटली वैम्पायर शैडो एलिमेंट का एक्सपर्ट था और उसकी कोई शैडो नहीं थी, इसलिए जायंट शैडो स्पाइक बेसिकली उसके खिलाफ बेकार था। अदर इफेक्टिव स्पेल्स वाटर लाइट और लाइटनिंग एलिमेंट थे। आदर्श को अभी तक अपने लाइटनिंग एलिमेंट के लिए इतनी बड़ी ऊंचाइयां हासिल नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास वैम्पायर से निपटने के लिए मदद की तलाश करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लाइट एलिमेंट की बात करते हुए आदर्श ने तुरंत ही आहान के बारे में सोचा। उसका प्राइमरी एलिमेंट लाइट और सेकेंडरी एलिमेंट वाटर था, जो दोनों ही वेम्पायर्स के खिलाफ बहुत ही यूज़फुल थे। आदर्श आहान से मिला, जो तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के मदद के लिए तैयार हो गया था। अगर ये इससे पहले होता तो आहान ने फ़ायदे के लिए आदर्श के साथ बातचीत ज़रूर की होती, क्योंकि काम खतरनाक था और उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इससे। हालांकि पुराने शहर में हुई घटना के बाद आहान ने आदर्श के साथ पूरी तरह से एक भाई की तरह बिहेव किया था और अपने शब्दों पर खरा उतरा था। आदर्श की बात सुनने के बाद आहान गुस्से में था, बिल्कुल आदर्श की तरह, जो उन वेम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए दृढ़ था, जो स्पेशली लड़कियों का शिकार कर रहे थे। श्योर नहीं है कि मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी पास है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे सीढ़ियों के नीचे शैडो में एक फिगर दिखाई देता है। जब मैं सिर उठाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे छत पर कोई लटका हुआ है। जब मैं पेड़ों के पास से गुजरती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर कर देख रहा है। अवनी डरी हुई लग रही थी और उसने आदर्श को यह ईमानदारी से बताया। जब आदर्श आहान की तलाश में गया था तो अवनी स्कूल में अकेली थी। जब वो वापस आया तो उसने तुरंत ही आदर्श को अपने डर के बारे में बताया। बुक्स में बताया गया है कि नाइटमेयर वैम्पायर की एबिलिटीज़ में से एक है। वे इसे अपने शिकार के दिमाग में इम्प्लांट कर सकते हैं और इससे या तो अपने शिकार को डरा सकते हैं या अपने शिकार को लगातार अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आदर्श ने सोचते हुए कहा, या शायद वैम्पायर लगातार मेरे बारे में सोच रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वैम्पायर बहुत ही ज़िद्दी होते हैं और आसानी से अपने टारगेट को नहीं छोड़ते हैं। अवनी ने आगे जोड़ते हुए कहा। आदर्श ने अपने प्लान का खुलासा करते हुए कहा, ये पॉसिबल है, इसलिए हम अवनी के लिए सावधान होना छोड़ देंगे और आहान को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक आशिक होने का नाटक करने देंगे। क्या लड़का विश्वास लायक है? छुटकी ने जल्दी से पूछा। मैं श्योर होकर तो नहीं कह सकता, वो एक प्लेबॉय है। मुझे लगता है कि उसने अवनी को जो खतरा दिया वो वैम्पायर से कम नहीं है, आदर्श ने कहा। आदर्श की बातें सुनकर छुटकी अवाक रह गई। अवनी को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन जब तक वो अपनी बहन का बदला ले सकती थी वो आदर्श का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार थी। आदर्श वापस अपने अपार्टमेंट में चला गया। इस बीच छुटकी अपने तरीकों से अवनी पर नज़र रख रही थी, क्योंकि अवनी ने कहा था कि वैम्पायर उस पर प्रेशर बनाने के लिए स्कूल में घुस गया होगा। इसलिए आदर्श और आहान ने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के मेन कैंपस में वैम्पायर के लिए एक जाल सेट करने के बारे में तैयारी कर ली थी। आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक मैजिशियंस का ठिकाना था। अगर लड़ाई और कहीं छिड़ गई तो इसके परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। भगवान जानता था कि अगर वैम्पायर अपना आपा खो देता तो वो कितनी अंधाधुंध हत्या करता। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया और दूसरा चैलेंज भी आ गया। आदर्श ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेजर टावर में जाने का मौका हासिल करने के लिए टॉप 50 में रैंक पाने वाले किसी स्टूडेंट को चैलेंज किया।
डुएल प्लान के हिसाब से चला। आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अपने ओपोनेंट को सप्रेस करने का ऑर्डर दिया, जबकि अपने फोर्थ टीयर बेसिक स्पेल की तेज़ कास्टिंग करते हुए स्टूडेंट को 48वें रैंक पर आसानी से हराकर टॉप 50 में एंटर किया। जैसा कि आदर्श ने सोचा था, टॉप 50 में रैंक पाने वालों के पास इक्विपमेंट्स का एक पूरा सेट था। अगर वो अपने 3 एलिमेंट्स का दुरुपयोग नहीं कर रहा होता तो वो आसानी से डुएल नहीं जीत पाता, क्योंकि टॉप 50 में रैंक पाने वाले लोग नंदिनी की तरह ही स्ट्रांग थे। इंपीरियल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक दोनों के मेन कैंपस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। नए स्टूडेंट्स को इस सीन पर हावी होने में सालों लगेंगे। 50वीं रैंक के करीब वाले पहले से ही इस लेवल पर थे। बाकी लोगों को, जो इससे भी ऊंचे रैंक पर थे, किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट प्राप्त किए बिना अपने लाइटनिंग एलिमेंट को थर्ड लेवल पर ले जाना और अपने इक्विपमेंट्स को छांटे बिना टॉप 50 में शामिल होना बेहद ही मुश्किल होगा। आदर्श ने चैलेंज देना जारी नहीं रखा, क्योंकि वो जितना चबा सकता था उससे ज़्यादा नहीं काटना चाहता था। 48वें रैंक हासिल करने के बाद उसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वेम्पायर के खिलाफ लड़ाई के लिए कुछ स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए आदर्श रैंकिंग पर बहुत ज़्यादा चढ़ना नहीं चाहता था। जब तक उसे ट्रेजर टावर में जाने का मौका मिला, तब तक उसे बाकी रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं थी। 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन वेम्पायर का कोई नामो निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि अवनी ने भी सोचा कि उसने उसे छोड़ दिया होगा और वो इल्यूजन का अनुभव कर रही है, क्योंकि वो अभी भी इससे उभर नहीं पाई थी। आदर्श और छुटकी ने अपनी सावधानी को कम नहीं किया। वे वेम्पायर को मारने से पहले अवनी को अपने पुरानी ज़िंदगी में वापस जाने की परमिशन नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका दुश्मन पेशेंट रख रहा था, इसलिए वे भी पेशेंटली वेट कर सकते थे। आदर्श ने अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना कंटिन्यू रखा, जबकि आहन ने अवनी पर नज़र रखी। भले ही आहन ने अवनी की वजह से अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ अनजाने में संबंध तोड़ लिया था, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डैम इट! ये वैम्पायर सच में जानता है कि खुद को कैसे छिपाना है। आदर्श ने वैम्पायर को कोसा और अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। क्या वो वैम्पायर बुद्धिहीन था? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अहान और अवनी के बच्चे तो बड़े ही हो जाएंगे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वैम्पायर्स अपने शिकार से चिपके रहेंगे? आदर्श क्लियरली जानता था कि अहान किस तरह का आदमी था। इतनी नाजुक लड़की को हर दिन उसके साथ बातचीत करने देने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आदर्श अपना नाम बदलकर अहान रख लेता। आदर्श का पेशेंट खत्म होने लगा। क्या होगा अगर वैम्पायर कभी नहीं दिखाई दिया? उसके लिए हर समय अवनी को प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। ओह! उसे अब अवनी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। उस समय आहान उससे ज़्यादा मेहनती था। अवनी तन्वी और समायरा की तरह ग्लैमरस तो नहीं थी, लेकिन वो अपने अनोखे तरीके से अट्रैक्टिव थी। यहाँ तक कि आदर्श, जिसने हर तरह की ब्यूटीज़ को देखा था, उसका उस पर फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा था। आहान को तो छोड़ दें, जो लड़कियों के मामले में कभी भी सुस्त नहीं था। जब आदर्श उत्तेजित महसूस कर रहा था, क्योंकि वो इनाम पाने की उम्मीद खोने वाला था, तभी उसका फ़ोन बज उठा। कॉल आहान का था। आदर्श, कुछ हुआ है? आहान ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। क्या अबॉर्शन फीस के लिए पूछ रहे हो? आदर्श ने चिढ़ते हुए कहा। मैं सीरियस हूँ। अवनी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें और छुटकी को जल्दी आ जाना चाहिए। आहान की आवाज़ में मजाक बिल्कुल नहीं लग रहा था। आदर्श की भौहें चढ़ गई। वो आसानी से बता सकता था कि उसका दोस्त मजाक कर रहा है या नहीं। उसने इस पर ज़्यादा नहीं सोचा। उसने छुटकी को कांटेक्ट किया और सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां आहान ने बुलाया था। यह सब बहुत ही जल्दी हुआ था। जब आदर्श ने मान लिया कि अवनी और आहान एक साथ एक बेशर्म जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे एक एक्सप्रेशनलेस ठंडी लाश के रूप में देखेगा। वो इंस्टीट्यूट के जंगल में पड़ी थी। जब आदर्श पहुंचा तो उसकी स्किन बेहद ही पीली थी और उसका शरीर थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। उसी नाजुक चेहरे के अलावा आदर्श को विश्वास करना मुश्किल था कि ये वही बहादुर और यंग लड़की थी जो अपनी बहन का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। आहान का कोट अवनी के शरीर के ऊपर रखा हुआ था। उसकी गर्दन पर 2 बड़े होल्स थे, पॉसिबली उसकी मौत के कारण। इस बार वैम्पायर ने उसकी मौत को नकली बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर 2 होल्स छोड़े थे।
ताकि उसे प्रोटेक्ट करने वाले लोगों का मजाक उड़ाया जा सके। आदर्श जंगल से बहने वाली हवा के साथ वैम्पायर की हंसी भी सुन सकता था। सॉरी, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आहान ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, फिर भी ये बताना आसान था कि वो आत्मनिंदा में था। इसी तरह जब आदर्श ने भी अवनी की लाश को देखा तो उसे भी अपने दिल में चुभन महसूस हुई, जिससे वो सिहर उठा। फिर भी जब उसने होल्स को देखा तो उसके दिल में गुस्से की आग जल उठी। प्रोवोकेशन। होल्स वेम्पायर के द्वारा उसे प्रोवोक करने वाले थे। वेम्पायर ने आदर्श की प्रोटेक्शन और प्लान का मजाक बनाने के लिए अवनी की ज़िंदगी का इस्तेमाल किया था, बस उसे ये बताने के लिए कि वो सिर्फ एक बेवकूफ़ था जो अंधेरे में छिपे एक वेम्पायर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आदर्श ज़बरदस्त उकसावे की वजह से नाराज़ नहीं था, बल्कि इसलिए कि लड़की की ज़िंदगी को वेम्पायर ने इतने सस्ते से ट्रीट किया था। अवनी की नाजुक उपस्थिति के तहत पर्याप्त दृढ़ संकल्प और साहस था कि मैजिशियन भी उससे इम्प्रेस हो जाते थे। उसने आदर्श को कभी परेशान नहीं किया था, जबकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, और उसे परेशान करने से भी वो बचती थी। उसने कभी भी आदर्श के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया और उसे बस अपने दिल के अंदर छिपा लिया। फिर भी हर बार जब वो उसे देखती थी तो उसकी आंखें खुशी से झलक पड़ती थी। पहले आदर्श को उस पर दया आई, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, वो इस क्विस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो महंगे इक्विपमेंट खरीद सके। हालांकि उसने अवनी को एक ज़रूरतमंद दोस्त के रूप में माना था और उसे वैम्पायर के नाइटमेयर से आज़ाद करने की सच्ची इच्छा भी रखी थी। अगर वैम्पायर उसके प्रति कुछ द्वेष रखता और उसने उसे निशाना बनाया होता तो वो कुछ नहीं कहता। हालांकि वैम्पायर ने अवनी को निशाना बनाने के लिए चुना था, उसका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक वार्निंग, एक प्रोवोकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ये थी इंसानी ज़िंदगी, एक जवान लड़की की ज़िंदगी। किताबों में कहा गया था कि वैम्पायर की वंशावली में इंसानों की समानता थी। कोई उन्हें इंसानों के रूप में देख सकता था जिन्होंने एक अजीब बीमारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हालांकि उसने जो किया, उसके बाद वैम्पायर्स को एक इंसान के रूप में कैसे माना जा सकता था। आदर्श को याद था कि सुरेंद्र ने उससे क्या कहा था। उसे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि वैम्पायर इंसान थे या बीस्ट, बजाय इसके कि उन्होंने क्या किया था। देखो इस वैम्पायर ने क्या किया था। उसके जैसे किसी को बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए थी। क्या हमें हंटर यूनियन में किसी हाई अप को इन्फॉर्म करना चाहिए? आदर्श ने पूछा। ये तब तक बेकार है जब तक कि हमारे पास ये साबित करने के लिए कुछ सबूत नहीं है कि इसके पीछे वैम्पायर जिम्मेदार है। देखो कितने बड़े होल्स हैं। वे कहेंगे कि उस पर कुछ धारदार हथियार से हमला किया गया है, आदर्श ने कहा। यहाँ तक कि सुरेंद्र भी हंटर यूनियन को यह विश्वास नहीं दिला सका कि एक वैम्पायर ने यह क्राइम किया था। सही सबूतों के बिना वे क्या कर सकते थे? इसके अलावा मरने वाले व्यक्ति मैजिशियन नहीं था, इसलिए मामला पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? आहान ने पूछा। क्या हुआ, बोलो। आदर्श एक ज्वालामुखी की तरह फटने की कगार पर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैम्पायर कहाँ छिपा था, चाहे वो किसी भी भेष का इस्तेमाल कर रहा हो। आदर्श उसे ढूंढेगा और उसे टुकड़ों में काट देगा, और अवनी की कब्र के सामने सफ़ेद फूल के बिस्तर के लिए खाद के रूप में उसका इस्तेमाल करेगा।